हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं कूलम्स लॉ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए यहाँ पर दो चार्जेस हैं। ठीक है, आपको पता ही है चार्जेस, मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है। ठीक है, Q1 और Q2 कोई भी कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। 2 कूलम हो सकता है, 5 कूलम हो सकता है, 6 कूलम हो सकता है। ठीक है, तो हमने जनरलाइज किया है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो R है। ठीक है, तो दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो यहाँ पे फोर्स इधर लगेगी, यहाँ पे फोर्स इधर लगेगी। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये फोर्स F है, ये F डैश है। ठीक है, मैंने पता करना है इसका मैग्नीट्यूड कितना है और ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनमें रिलेशन क्या है और क्या ये फोर्सेस इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, चलिए पहले मैग्नीट्यूड की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो मैं F फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करता हूं। एक्सपेरिमेंटली ये लॉ है। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्वांटिटीज को चेंज करते हैं और देखते हैं फोर्स पे कितना फर्क पड़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए Q2 मैंने फिक्स कर दिया, R मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं Q1 अगर वेरी करूं तो फोर्स वेरी कर रही है। ठीक है, तो फोर्स यहां पर वेरी करती है। जैसे जैसे Q1 जो है बढ़ता है, इंक्रीज करता है, फोर्स जो इंक्रीज करती है। ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाते हैं। यही प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है। ओके, तो फोर्स जो है वो Q2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे हम Q2 चेंज करते हैं, फोर्स जैसे Q2 अगर इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगी, अगर Q2 डिक्रीज करेगा तो फोर्स भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, मतलब अगर डिस्टेंस जो है इनमें इंक्रीज करेगा तो फोर्स जो है वो डिक्रीज करेगी, अगर डिस्टेंस जो है डिक्रीज करेगा तो फोर्स क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये इनवर्सली है, तो हम इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, जब भी मैं इसे क्लब करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन सम क्वांटिटीज के। ओके, बट इक्वल टू नहीं है। अगर मैं क्वांटिटीज भर दूं तो मेरे पास फोर्स की पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐसे ही नहीं लगा दिया, ये भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि Q1 Q2 और R एक फिजिकल क्वांटिटीज है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, K में वो क्वांटिटीज आ जाती हैं जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जो क्वांटिटीज हमारी रेंज के बाहर है। ठीक है, यूनिवर्स में काफी सब्सटेंशियल फोर्सेस हैं। ठीक है, जो हर एक चीज पे एक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट आपको हर कहीं देखने को मिलेगा फिजिक्स में। ओके, तो इस कांस्टेंट में सब कुछ आ जाता है, जितनी भी रिमेनिंग फोर्सेस रह गई हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, तो अभी मैं देखता हूं F डैश फोर्स कितनी आएगी। तो F डैश का मैग्नीट्यूड भी सेम ही आएगा, कांस्टेंट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, सो Q1 Q2 सेम है दोनों में, R भी सेम है। अभी K सेम है। ठीक है, K पता करते हैं K क्या है। ठीक है, K को थोड़ा जानते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये दोनों सेम है भी या नहीं। ठीक है, तो K में क्या है, K जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, मान लीजिए दोनों चार्जेस को वाटर में रखा गया पहले, फिर हनी में रखा गया, फिर आयरन में रखा गया, तो फोर्सेस देखेंगे फोर्सेस कैसे वेरी करती हैं। एयर में रखा गया, वैक्यूम में रखा गया। ओके, तो देखा गया फोर्स जो है वो मीडियम से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बोला गया कि जो K है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम में इन चार्जेस को रखा जा रहा है। अगर वैक्यूम में रखा जा रहा है तो फोर्स सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अगर हम इसे वाटर में रखते हैं तो फोर्स कम हो जाती है, हनी में रखते हैं तो और कम हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आप मैग्नेट्स के साथ खेलते हो ना, जब आप एयर में मैग्नेट्स को फील करते हो तो फोर्स ज्यादा फील होती है। अगर आप वुड में ले आते हो, ठीक है, आप वुड अगर बीच में ले आते हो तो दोनों मैग्नेट्स के बीच में फोर्स जो है वो डिक्रीज कर जाती है।
ठीक है, आपने फील किया होगा। तो हम कहते हैं के जो है वो एक मटेरियल कांस्टेंट है, ठीक है। तो मटेरियल कांस्टेंट है तो इसे उन्होंने ऐसे लिख दिया 1/4 एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन को हम कहते हैं परमिटिविटी, ठीक है। तो परमिटिविटी क्या है, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो परमिटिविटी से हमें पता चलता है कि मीडियम कितना रेजिस्ट कर रहा है फोर्स को, ठीक है, कितनी फोर्स को डिक्रीज कर रहा है और कितनी फोर्स को हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे फ्री स्पेस या वैक्यूम रखूं तो के की वैल्यू हम लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट हम सिर्फ वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए लिखते हैं, हम इसे कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। ये सबसे कम है, सबसे कम रेजिस्टेंस जो है वैक्यूम या फ्री स्पेस में ही होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो है मीडियम्स में होती है, वेरी कर जाती है, ठीक है। सो दिस इज फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस, दिस इज फॉर एनी अदर मीडियम, ठीक है। सो फ्री स्पेस के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के की, ठीक है। के की जो वैल्यू होती है, यहां से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो वो आती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यूज हैं। तो आप कहेंगे इसकी वैल्यूज डिपेंड करती है हम कौन किस मीडियम में रखते हैं, हनी के मीडियम में अलग होगी, वाटर के मीडियम में अलग होगी, ठीक है। तो आपको पता चला। अभी हम एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन निकालते हैं। देखिए, तो मैं फ्री स्पेस के लिए फोर्स लिखता हूं F नॉट से, जिसे मैं लिखूंगा Q1 Q2/4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। एफ एम लिखता हूं किसी मीडियम के लिए Q1 Q2 4 एप्सिलॉन R स्क्वायर, ओके। तो मैं दोनों को डिवाइड करता हूं, क्या आ जाता है मेरे पास आ जाता है एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस रेशो को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, क्योंकि ये रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इनकी रेशो भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसको हम एक और नाम से देते हैं जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये के नहीं है, ठीक है, मैं के डैश डाल देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बिकॉज ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम कह देते हैं। हमें रिलेटिव परमिटिविटी की क्यों जरूरत पड़ी है, देखिए ये नंबर बहुत बड़ा है, ओके। ये नंबर याद रखने में बहुत मुश्किल आएगी, ठीक है। आपको 4 डिजिट नंबर याद रखने में मुश्किल होती है या 1 डिजिट नंबर याद रखने में मुश्किल होती है? ऑफ कोर्स 4 डिजिट नंबर याद रखने में आपको प्रॉब्लम होती है, 1 डिजिट नंबर जो है आसानी से याद हो जाता है। इसलिए हम रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी हमें बताती है कि जो मीडियम की परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस या वैक्यूम की परमिटिविटी से कितनी ज्यादा है। जैसे अगर मैं ये रिलेशन लूं तो मेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये 1 डिजिट है, अगर ये 2 होगा तो 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो मीडियम की परमिटिविटी है वो 2 टाइम्स ज्यादा है या 3 टाइम्स ज्यादा है या 4 टाइम्स ज्यादा है वैक्यूम की परमिटिविटी से, ओके। पता चला आपको, सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अभी एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एडिशनल है, ठीक है। हमने फोर्स निकाल ली है, ओके, हमने फोर्स निकाल ली है Q1 Q2/4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। तो अभी जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अभी सोचिए, ये चार्ज इसको पुश कर रहा है, ठीक है, ये चार्ज इसको धक्का मार रहा है तो इसके पास फोर्स है, ठीक है। तो जो फोर्स है ये F वो Q2 पे क्यों डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो आप सोचिए, देखिए जो Q2 है वो भी तो Q1 को पुश कर रहा है, ठीक है। देखिए ये इसको पुश कर रहा है Q1, ठीक है, ये भी तो इसको पुश कर रहा है। जब ये इसको पुश करेगा ये पीछे जाएगा ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वॉल है, अगर मैं इसे पुश करूं, ठीक है, तो ये वॉल तो पीछे नहीं जाएगी ना, तो मैं पीछे जाऊंगा, ठीक है। दिस इज द रिलेटिव, ओके,
दिस इज रिलेटिव मोशन, ठीक है। इसीलिए दोनों का कंबाइंड जो है वो हमें फोर्स देता है, ठीक है। इसीलिए जो फोर्स है वो Q2 के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि Q2 भी Q1 को पुश कर रहा है और Q1 भी Q2 को पुश कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के रिलेटिव मोशन को कंबाइन करते हैं हम और फोर्स आ जाती है, ओके। तो ये था हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस जो है रिपेल करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन जो है ऑपोजिट आएगी। ये राइट साइड पे है तो ये लेफ्ट साइड पे फोर्स आएगी, ठीक है। पर अगर मल्टीपल चार्जेस हो मेरे पास, ठीक है, जैसे कि ये चार्ज है और यहां पर काफी मल्टीपल चार्जेस है मेरे पास, ठीक है। तो ये चार्ज यहां पे फोर्स लगाएगा, ये यहां पे लगाएगा, तो कंबाइंड फोर्स आके मेरे पास Q1 पे किस डायरेक्शन में फोर्स आएगी, ठीक है, वो मुझे नहीं पता। वो मैं ऐसे नहीं निकाल सकता सिंपली, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन क्वांटिटी नहीं है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म का एक और आर्टिकल है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल चार्जेस से लगने वाली फोर्स के मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन एक चार्ज पे ठीक है पता कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अगला आर्टिकल करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओके। चलिए करते हैं। चलिए अभी हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं कि हमने जो फिगर बनाई है वो कैसे बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो चार्जेस लिए हैं Q1 एंड Q2, ठीक है। ये जो है रेफरेंस पॉइंट है जिसे हम ओरिजिन भी बोलते हैं। तो यहां से हम सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहां से Q1 का जो डिस्टेंस है या पोजीशन है उसे हम R1 वेक्टर से लिखते हैं, ठीक है, जिसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। सो R1 एंड R2 जो है वो पोजीशन वेक्टर्स हैं जो कि Q1 एंड Q2 की पोजीशन बता रहे हैं, ओके। अभी देखिए Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि सेम लाइक चार्जेस है ना, ठीक है। तो फोर्स जो है वो मैंने कैसे लिखी है F21, ठीक है, मतलब 2 पे फोर्स लग रही है 1 के कारण, इसीलिए मैंने फोर्स को लिखा है F21, ओके। अभी ये एक और जो वेक्टर है R12, उसका मतलब है कि जो वेक्टर है वो 1 से आ रहा है और 2 तक जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर है और R12 लिखा हुआ है, ओके। तो आपको फिगर समझ आ गई। तो हम फोर्स कैसे लिखेंगे F21 को मैं कैसे लिख सकता हूं अभी, तो हम वेक्टर्स में चलते हैं थोड़ा सा। तो वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स को भी मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 स्क्वायर, ओके। दिस इज द मैग्नीट्यूड, एप्सिलॉन नॉट लिया है बिकॉज मैं वैक्यूम में ले रहा हूं कैलकुलेशंस, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड जो है वो आप सिंपली लिख सकते हैं बिना वेक्टर के। अगर आपने वेक्टर में लिखना है तो आपको मोड डालना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के ये दो तरीके हैं, ओके। सो मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू इट्स यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन किस और है, सेम लाइक R12 वेक्टर, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा R12 कैप, ओके। सो दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम R12 वेक्टर जो है उसको पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज पोजीशन वेक्टर तो हमें पता है, ओके। सो पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिखने के लिए हम फिर से वेक्टर को यूज करेंगे, ठीक है, वेक्टर लॉ एडिशन को यूज करेंगे। तो हमें पता है वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ पे होता है वो उसे हम हेड बोलते हैं या पीछे वाले को हम टेल बोलते हैं। तो हेड जब टेल के साथ मिलती है तभी हम दोनों वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर हेड हेड के साथ मिले तो हम दोनों वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते। फिर हम दूसरा तरीका अपनाते हैं कि ये वेक्टर जो लेफ्ट की ओर जा रहा है उसको राइट की ओर कन्वर्ट करने के लिए
हम इस वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, देन हम प्लस कर सकते हैं। ओके, तो यहां भी यही है, ये वेक्टर इसका हेड और इसकी टेल मीट कर रही है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। ठीक है, तो R12 वेक्टर यहां से मैं निकाल लूंगा, दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो R12 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो मैं यहां भर दूंगा, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड भर दीजिए, R2 माइनस R1 होल। ठीक है, यहां पे हमने लिखना है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे यहां से निकालेंगे, तो हमें पता है यूनिट वेक्टर को निकालना हो तो मैग्नीट्यूड को नीचे ले जाओ, तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो R12 यूनिट वेक्टर इज वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1। ठीक है, तो यहां मैं भर दूंगा R2 माइनस R1, ठीक है, बाय R2 माइनस R1। ठीक है, ये क्लब हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 का क्यूब। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये मेरे पास F21 फोर्स आ गई। ओके, और डायरेक्शनल आ गई इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, तो अभी हम इसकी फोर्स निकालेंगे जो Q2 लगा रही है। ठीक है, जो Q2 लगा रही है Q1 पे, उसको मैं कैसे लिखूंगा, F12। ठीक है, क्योंकि 1 पे लग रही है 2 के कारण, इसलिए F12। ठीक है, अभी यहाँ पे जो वेक्टर है उसको मैं इधर से भी लिख सकता हूं, इधर से भी लिख सकता हूं, मेरी चॉइस है ना। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो अगर मैं यहां से लिखता हूं तो मेरे पास R21 वेक्टर आ जाता है। ठीक है, जो इस फोर्स के लिए यूज होगा, ये जो वेक्टर है वो इस फोर्स के लिए यूज होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो यूनिट वेक्टर है वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए R12 वेक्टर को F21 के लिए यूज किया है। ओके, सो ये निकाल लीजिएगा आप फोर्स, मैं सीधी यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास F21 फोर्स क्या आ जाएगी, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 क्यूब। ठीक है, R1 माइनस R2। ठीक है, पता चल गया आपको, सारा प्रोसीजर आपने सेम करना है और यहां तक पहुंच जाना है। ठीक है, अभी ये मेरे पास दोनों फोर्स आ गई हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, दोनों फोर्स में रिलेशन निकालूंगा। ठीक है, जैसे हमने पीछे किया ना कि लाइक फोर्सेस रिपेल ईच अदर, तो डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए दोनों की। तो वेक्टर फॉर्म में हम सीधा माइनस नहीं लिख सकते, तो हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ती है वेक्टर फॉर्म में। तो हम इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखिए अभी यहाँ पे R2 माइनस R1 है, यहाँ पे R1 माइनस R2 है। ठीक है, इसका फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R21 ही लिखूं या R12 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये मैग्नीट्यूड ही है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, तो अगर मैं F21 फोर्स को ऐसे लिख दूं, ठीक है, माइनस बाहर निकाल लूं इसमें से, तो क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, F12 का है ना, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस F12। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ओके,
तो ये एक और चीज रिप्रेजेंट करता है जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, उसमें भी यही होता है ना, एक्शन इज इक्वल्स टू इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ठीक है, ये थर्ड लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपका कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म था, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म था, सॉरी। ठीक है, तो इसको आप यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, तो इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से यूज करते हैं। अगर मेरे पास एक या एक से ज्यादा चार्जेस हों, ठीक है, तो फोर्स जो है एक चार्ज पे निकालनी है। मान लो Q1 पे मैंने फोर्स निकालनी है नंबर ऑफ चार्जेस के कारण। ठीक है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, इंडिविजुअल फोर्स को प्लस कर दूंगा। Q2 के कारण कितनी लग रही है, Q3 के कारण कितनी लग रही है, Q4 के कारण कितनी लग रही है, अप टू सो ऑन Qn के कारण कितनी लग रही है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो Q2 Q1 पे लगा रहा है फोर्स वो अनइफेक्टेड है जो Q6 Q1 पे लगा रहा है। ठीक है, Q6 के प्रेजेंट होने से Q2 जो फोर्स लगा रहा है वो चेंज नहीं हो जाती। ओके, वही रहती है। इसलिए हम जो फोर्स लग रही है Q1 पे सभी चार्जेस के कारण उसे प्लस कर देते हैं इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, जिससे उनका मैग्नीट्यूड तो प्लस हो जाता है और डायरेक्शन भी उसके हिसाब से चेंज हो जाती है। ठीक है, इसको हम जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसको हम कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक है, आपको पैरेललोग्राम लॉ याद है ना। अगर एक वेक्टर इधर है, ठीक है, एक वेक्टर इधर है, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये आ जाता है R। ठीक है, ये 1 वेक्टर है, ये 2 वेक्टर है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, आपको पता है डायरेक्शन कैसे निकालनी है, आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। क्यों? आपने पढ़ा हुआ है ना पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, वैसे ही हम करते हैं। तो ये हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है, जिसके जरिए हम कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म से नंबर ऑफ चार्जेस के प्रेजेंस में भी किसी चार्ज पे फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।